हाँ जी, इसका सोल्यूशन करता हूँ। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार। टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton when inclined at an angle of 60 degrees. Find the magnitude of each force. तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी करे होंगे 7th-8th क्लास में, रेशियो वाले, कि जो टू क्वांटिटीज अगर गिवन रेशियो में है तो उन्हें क्या मानना है। टू क्वांटिटीज अगर गिवन रेशियो में है तो उन्हें क्या मानना है, आपने पहले भी करे होंगे। नहीं करे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गिवन है टू फोर्सेज आर इन द रेशियो 3:5, तो बच्चों लेट वन फोर्स F1 बी 3x एंड लेट अदर फोर्स F2 बी 5x। तो एक तरह से दो वेक्टर्स हो गए, एक ये हो गया F1, एक ये हो गया F2, और इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, और इनका जो रिजल्टेंट है वो आप जानते ही हैं, रिजल्टेंट ऐसे आएगा। और ये रिजल्टेंट कितना गिवन है 28। तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, क्या लग जाएगा फॉर्मूला, क्या लगेगा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। ऐसे करेंगे हम, ठीक है जी। अब F1 कितना है जी, F1 कितना है 3x और F2 कितना है 5x है आपके सामने, तो इनकी वैल्यूज़ डाल दो, और ट्वाइस इंटू 3x इंटू 5x इंटू cos 60, ऐसा कुछ बन गया। और ये 28 गिवन है, क्या गिवन है ये, तो R की वैल्यू क्या रख देंगे 28। बोलो राइट और रॉन्ग। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 28 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये अंडर रूट में ही है, 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 3 15, और ये 2 से ये कट जाएगा cos 60, 2 से cos 60 कट जाएगा क्योंकि cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये 15x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो इससे मेरे पास आ जाएगा 28 इज इक्वल टू, भाई ये कितना होगा 25 प्लस 15 कितना होगा 25 प्लस 15 40, और ये 9, तो 49x स्क्वायर बन गया। अब इसका अंडर रूट आप जानते ही हैं 7x हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 28 इज इक्वल टू 7x, तो x की वैल्यू डिवाइड करके 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। आपको F1 F2 चाहिए था, तो F1 कितना आ गया 12 और F2 कितना आ गया 20, तो दो फोर्सेस कितनी आ गई 12 और 20। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। देखो डायग्राम बनाओ बच्चों, एक वेक्टर है ये A, एक वेक्टर है ये B, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल मुझे पता नहीं, एंगल इनके बीच में आ गया थीटा। बच्चों क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या हो कि जो इनका रिजल्टेंट आए ना, जो इनका रिजल्टेंट आए उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उसका, इस केस में तो नहीं आ रहा है, इस केस में तो नहीं आ रहा है, जो रिजल्टेंट आए उसका मैग्नीट्यूड भी इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही हो। तो फॉर्मूले से कर लेते हैं, अभी ज्योमेट्री से भी बता दूंगा, पहले किससे कर लेते हैं, फॉर्मूले से कर लेते हैं। बच्चों जो दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के, इसमें क्या है A और B का मैग्नीट्यूड सेम है, A और B वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब दो वेक्टर्स A और B सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना बताया था बच्चों, बताया था, याद है फॉर्मूला, जब दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2a cos θ/2, ठीक है। ये बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो मैं क्या ये लिख दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R इज इक्वल टू A, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई, A इज इक्वल टू 2a cos θ/2। अब बच्चों A से A कट गया तो क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 2 cos θ/2, ठीक है। तो इससे क्या बचा 1/2 इज इक्वल टू cos θ/2। अब बच्चों अगर cos θ/2 हाफ है तो θ/2 कितना होगा, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, तो इससे मैं क्या लिख दूंगा θ/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो बच्चों ये रिजल्ट आपका आ गया है और इसे आपने लर्न भी करना है, ये रिजल्ट आपका आ गया है और इसे आपने लर्न भी करना है कि जब भी दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा, जब भी दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, या रिजल्टेंट भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछते हैं ये। अब मैं ज्योमेट्री से भी बता देता हूँ आपको, ज्योमेट्री से भी कर सकते थे इसको। पहले तो यही डायग्राम बना के देखो, ऐसे थोड़ी ना बनेगा 120 पे, 120 पे डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये एक वेक्टर बनेगा A,
जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉल ए है। इतनी ही लेंथ का दूसरा वेक्टर बनेगा बच्चों बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी ए है। तो ये हो गए दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के, इनके बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो ये इस तरह से रोम्बस पैरेललोग्राम बनेगा इस टाइप से, और ये बेटा रिजल्टेंट आएगा, ये आ गया रिजल्टेंट। अब कुछ चमका आपको, रिजल्टेंट की लेंथ और इन दोनों की लेंथ बराबर आ रही, चमक रहा है, कुछ लग रहा है बराबर सा, इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब बच्चों इसको एक तरह से और भी सोच सकते थे, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इसे ट्रायंगल लॉ से सोचें। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर then the closing side of the triangle in opposite order will give the resultant। तो बच्चों दो वेक्टर्स तो ट्रायंगल की दो साइड बनाएंगे और रिजल्टेंट तीसरी साइड बनाएगा, और हमारे केस में वेक्टर और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो क्या तीनों साइड बराबर नहीं हो जाएंगी ट्रायंगल की। अगर कोई ऐसा केस आए और मैं ट्रायंगल लॉ से सोचूं, कि दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो मैं ट्रायंगल लॉ से सोचता हूं कि ट्रायंगल में दो साइड तो होती हैं दो वेक्टर और थर्ड साइड होती है रिजल्टेंट, और तीनों साइड सेम हो जाएंगी इस केस में, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और रिजल्टेंट का भी वही है। और जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड सेम हो जाती हैं तो क्या बनता है वो, यानी कि इस केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। अगर ट्रायंगल लॉ से सोचूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के ट्रायंगल लॉ लगाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के ट्रायंगल लॉ लगाओ। तो बच्चों कैसे लगाओगे, ये एक वेक्टर हो गया ए, अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो दूसरा वेक्टर आप इस तरह से बनाओगे ना, सेम ऑर्डर में लोगे, ये हो गया बी और ये हो गया रिजल्टेंट, तो क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर, तो ऐसे बनेगा ट्रायंगल लॉ। अब ये वाला एंगल कितना हो गया, तो ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा, तो ये ट्रायंगल लॉ से आ गया। ऐसे भी सोच सकते थे, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, ट्रायंगल लॉ से सोच लिया। दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, उसमें ट्रायंगल लॉ लगाओ, निकाल दो आंसर। There are three vectors, all are having same magnitude. There are three vectors, all are having same magnitude. ठीक है, each vector is inclined to the previous one at an angle of 120 degree. Each vector is inclined with the previous one at an angle of 120 degree. What will be the resultant of the three? What will be the resultant of the three? फिगर बना के समझते हैं बच्चों। एक वेक्टर ऐसे बना लो आप ए, अब दूसरा वेक्टर 120 डिग्री पे ऐसे बनाओगे, दूसरा वेक्टर 120 डिग्री पे ऐसे बना लिया मैंने, ये 120 डिग्री का एंगल आ गया, ये वेक्टर कौन सा बन गया बी। अब तीसरा वेक्टर बी के साथ 120 डिग्री पे बनाओगे ऐसे, तो ये वेक्टर बन गया बच्चों सी, और ये वाला एंगल फिर से आ गया 120। अब क्योंकि पूरा 360 होता है तो ये भी 120 ही बचेगा। तो ये सिचुएशन हो गई, थ्री वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, एरोज की लेंथ क्या है सेम, so these are three vectors of same magnitude, each inclined with the previous one at an angle of 120 degree। अब रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, रिजल्टेंट। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, किन्हीं भी दो का रिजल्टेंट निकाल लो, क्या करो, किन्हीं भी दो का निकाल लो, इन दो का निकाल लो। अब ये दोनों हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा, और कितना आएगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही तो आएगा। इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी इज इक्वल टू ए मान लो। तो जब मैं बी और सी का रिजल्टेंट होगा, तो ये प्रीवियस वाला केस हो गया ना, अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं 120 के एंगल पे, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, और एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ऐसे आएगा या नहीं, और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका सेम है, तो इसका और इसका भी सेम हो जाएगा। तो ये तो खत्म ही हो गए पिक्चर में से, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये बन गया। अब इसका इसके साथ रिजल्टेंट ले लो, इसका इसके साथ रिजल्टेंट ले लो, तो एक आगे और एक पीछे बराबर वेक्टर हो गए, तो कैंसिल कर जाएंगे या नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल, और इस प्रकार से रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अगर तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 120 120 के एंगल पर हों, अगर तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 120 120 के एंगल पे हों, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट कितना आएगा? कैसे? ऐसे। और ये बात कहाँ काम आएगी? जब केमिस्ट्री में आप BF3 का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। नोट कर लीजिए। और इसको हम ट्रायंगल लॉ से भी देख सकते हैं। देखो, जब तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और हर किसी का एंगल पिछले वाले से 120 है, तो कैसे बनेगा ट्रायंगल? पहला वेक्टर ऐसे बना दिया आपने A, अगला 120 पे जब बनाना है तो ऐसे बनाओगे, अगला 120 पे जब बनाओगे तो ऐसे बनाओगे B, और क्योंकि ये वाला एंगल 120 रहेगा तो ये वाला एंगल 60 रहेगा। अब एक और बना दो तीसरा, इसके साथ 120 एंगल पे, एक और बना दो तीसरा इसके साथ 120 एंगल पे, तो वो ऐसे आएगा, वो ऐसे आएगा C, और ये एंगल बेटा 120 होगा, तो ये वाला कितना होगा? 60। तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी कितना आ जाएगा? 60, और ये कितना आ जाएगा? 120। तो ये वाली कंडीशन नहीं बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में आ गए। और जब तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं और ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट 0 या A प्लस B प्लस C 0। तो रिजल्टेंट 0 नहीं आ गया, ये ट्रायंगल लॉ से आ गया रिजल्टेंट 0। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन वाले ने कहा वैसे वैसे बना दो डायग्राम। भाई दो वेक्टर बनाओ A और B। अब समस्या ये है, अगर A वेक्टर ऐसे बनाऊं और B वेक्टर ऐसे बना दिया सपोज मैंने, तो इनका रिजल्टेंट तो भाई ऐसे आएगा कहीं, तो ये परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता, ना तो A के परपेंडिकुलर ना B के, ये तो परपेंडिकुलर आ ही नहीं रहा, तो ऐसे नहीं बनने का। इसका मतलब B जो बनाना पड़ेगा मुझे वो ऑब्ट्यूज एंगल पे बनाना पड़ेगा। B जो बनाना पड़ेगा वो कैसे बनाना पड़ेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो, ये बच्चों A बनाया, A वेक्टर बनाया, B को ऐसे बना दिया मैंने, B को ऐसे बना दिया। अब पैरेललोग्राम कहीं कुछ ऐसे कंप्लीट होगा, ऐसे कंप्लीट होगा पैरेललोग्राम या नहीं? बोलो बोलो बच्चों, ऐसे कंप्लीट होगा पैरेललोग्राम? ए ऐसे ऐसे कंप्लीट होगा पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट ऐसे आ सकता है या आ नहीं गया? A के परपेंडिकुलर आ गया, नहीं आ गया? तो ऐसे बनेगा डायग्राम। ये आपका वेक्टर बनेगा A, ये आपका वेक्टर बनेगा B लंबा सा, A छोटा बनेगा, A छोटा बनेगा, B कैसे बनेगा? लंबा बनेगा, ऐसे तिरछा सा, और ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर टू A। आ गया परपेंडिकुलर या नहीं? आ गया। अब हमें एंगल क्या चाहिए? A और B के बीच में। कोई बात नहीं, A और B के बीच में एंगल चाहिए, तो A और B के बीच में एंगल क्या होगा? दिस प्लस दिस, तो ये तो 90 है ही, इसे थीटा मान लूँ, थीटा मान लूँ, और थीटा निकल गया तो पूरा एंगल निकल गया। और थीटा कैसे निकलेगा? वो कंडीशन यूज करो ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड B का क्या है? हाफ। यूज करिए कंडीशन, अब करेंगे। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? B का हाफ। अब ट्रिग्नो लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ये 90 तो ये 90, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बन गया नहीं बन गया? इसमें लगा लो cos थीटा, जरा लगाना cos थीटा यहाँ पे, इस ट्रायंगल में cos थीटा लगाओ। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब cos थीटा लगाओगे तो बेस क्या बैठा? मॉड r, और हाइपोटेन्यूज क्या बैठा? मॉड v। है कि नहीं ऐसा ट्रायंगल में? अब मॉड r कितना गिवन है? हाफ ऑफ मॉड v। मॉड r कितना गिवन है? अपॉन मॉड v। तो बेटा ये cos थीटा कितना आ गया? हाफ, ये कैंसिल हो गया, और cos थीटा हाफ, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन A एंड B कितना आ गया? 60 प्लस 90 इज इक्वल टू, ये था एप्लीकेशन। देखिए डायग्राम से होगा वेक्टर का एप्लीकेशन था। बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये।